हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर्स जो हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। जहां हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, और लास्ट में खत्म होते होते हमने डिस्कस क्या किया था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब हमने फैक्टर जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो वहां हमने बात ये कही थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को बढ़ाने से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या कोई भी इफेक्ट ना हो, या क्या हो सकता है किसी एक ही कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करे, या सभी पे करे, या किसी पे भी ना करे। तो इसी को समझाने के लिए कौन है जी, रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है जी, रेट लॉ किस लिए है जी, एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या मैं ROR बोल सकता हूं जिसको, एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन on the concentration of the reactants in reaction। ठीक है जी, तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, रेट लॉ किस लिए आया, रेट लॉ इस चीज को एक्सप्लेन करने आया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ दी जो रिएक्टेंट्स है रिएक्शन में किस तरीके से उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर सिंपली वर्ड में मैं कहूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से चेंज हो रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने पे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया, रेट लॉ आया जी। ठीक है, तो जो ये अब इसको इसने क्या कहा, दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। दिस डिपेंडेंस, जो ये डिपेंडेंस था रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, ये क्या था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, मतलब बहुत मुश्किल था इसको समझना। दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और जो ये डिपेंडेंस था रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, ये क्या था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, चेंज हो जाता था कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के चेंज करने पे। मतलब क्या था, जैसे जैसे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करोगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो जो ये था, ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम नहीं पढ़ सकते। तो जो सिंपलेस्ट वे है, द सिंपलेस्ट वे ऑफ डिपेंडेंस can be studied by only one simple method, तो जो ये कॉम्प्लेक्सिटी था इसको तो हम पढ़ नहीं सकते थे, एक सिंपल ही मेथड था जिससे हम क्या कर सकते थे कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम देख सकते थे किस तरीके से चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के चेंज करने पे। तो इसका जो सिंपल मेथड था वो सिर्फ एक ही मेथड था, और वो मेथड क्या था जी, कि हम लैब में जाए और प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कर ले, मतलब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर ले। तो एक्सपेरिमेंट ही क्या था जी, इसका सबसे सिंपलेस्ट वे था इसको जानने के लिए, इसका पता लगाने के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट मतलब ये रेट लॉ ये कहता है कि आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखिए और देखिए कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन जो है चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के लिए। तो इसको मैं एक रिएक्शन से समझाता हूँ कि किस तरीके से इसको समझेंगे जी रेट लॉ को। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको एक रिएक्शन दे दिया, तो आपको ये समझ आ गया जी रेट लॉ किस लिए पढ़ते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को चेंज करने पे, इसको समझने के लिए कौन है ये रेट लॉ। ठीक है जी, मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन दे दिया आपको 2A + B will give you C, या प्रोडक्ट कह लीजिए। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट है।
सी भी कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोडक्ट जो है वो मान लीजिए सी है। अब मान लीजिए कि आप प्रैक्टिकली अब आपको रेट लो पता करना है इस इक्वेशन का, इस केमिकल रिएक्शन का आपको क्या पता करना है, रेट लो लिखना है जी। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लैब में जाएंगे, वहां क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंटली मैंने ऐसा देखा, एक्सपेरिमेंटली मैंने ऐसा देखा कि जब मैंने ए की कंसंट्रेशन चेंज की, मतलब जब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था, जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो भी क्या हो गया जी, डबल हो गया। ठीक है जी। ये मैंने एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा कि जब मैंने रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया जी, डबल हो गया। और जब मैंने बी की कंसंट्रेशन, या मैं इससे क्या कह सकता हूँ, इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था, रेट ऑफ रिएक्शन था वो डायरेक्टली किसके पे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, ए की कंसंट्रेशन पे। भाई एक बार बताओ, अगर आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मायने क्या है, इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे। और यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ, मतलब क्या, अगर आपने इसको डबल किया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। अब मान लीजिए फिर एक्सपेरिमेंट किया मैंने, जब मैंने इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया, इसको कांस्टेंट कर दिया था जी। सेम मैंने क्या किया, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। जब मैंने बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया एक्सपेरिमेंटली, तो मैंने ये देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था, जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो क्या हो गया जी, 4 टाइम्स हो गया, क्वाड्रपल्स हो गया जी, 4 गुना हो गया, मतलब जितना रेट ऑफ रिएक्शन पहले था। ठीक है जी। अब जब मैंने इसको डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, डायरेक्टली तो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है बी की कंसंट्रेशन पे, क्योंकि बी को डबल किया, डबल करने से क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। मतलब इसको डबल किया तो ये 4 टाइम्स कब हो जाएगा, जब मैंने इसको डबल किया। तो ये 4 टाइम कैसे हो जाएगा, जब आप इस पे क्या करोगे, स्क्वायर लगा दोगे। अब जैसे ही मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन हमने डबल करी तो 2 टाइम्स हुआ, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, तो 4 ही टाइम्स हो रहा था। तो ये मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा। अब मैंने क्या किया, ए और बी इक्वेशन को क्या कर दिया, जोड़ दिया दोनों को। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है जी, ए की पावर 1 पे और बी की पावर 2 पे। आगे क्या लिख सकता हूँ जी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के मैं के लिख सकता हूँ, के ए की पावर 1 बी की पावर 2। ठीक है जी। इसी को ही मैं क्या कहता हूँ जी, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता हूँ। इसी को क्या कहता हूँ मैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और जो ये के है आपका, यहाँ पर जो के है, जो ये आपको के नजर आ रहा है, ये क्या है जी, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक, या फिर आप क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तीनों एक ही है जी, रिएक्शन रेट। ठीक है जी। तो देखिए ये रेट लो आ गया, रेट लो एक्सप्रेशन जी। ठीक है जी। ये रेट लो एक्सप्रेशन आपने कैसे लिखा, अब ये क्या जी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट रिएक्शन, ये क्या जी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। और जो ये पावर में आपने लिखा है, ये आपको कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटली पता चला जी, ये एक्सपेरिमेंटली आए हैं जी ये पावर में। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करने में काफी टाइम लगता है। ठीक है। तो अब हम एक साइंटिस्ट आए, गोल्डबर्ग एंड वेग। पहले तो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन समझ आ गया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है कि क्या हम किसी केमिकल रिएक्शन को देख के क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या किसी केमिकल रिएक्शन को देख के हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, नो। क्या हम एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, यस। एक्सपेरिमेंट से ही आप रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, किसी रिएक्शन को देख के नहीं। ठीक है। तो गोल्डबर्ग और वेग, ये एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा जी, सेम ही रिएक्शन लिया। उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, उन्होंने क्या कहा, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली रेट लॉ लिखेंगे। उन्होंने कहा हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। गोल्डबर्ग और वेग, ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या कहा, ये रिएक्शन है, इसका एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है जी,
जो रेट लॉ एक्सप्रेशन कह रहा था, इन्होंने कहा कि आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है इस रिएक्शन के लिए, आप डायरेक्ट रेट लॉ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जी? उसने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स कौन कौन है? ए और बी है। गुल्डबर्ग और वेग ने क्या कहा? जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट कौन कौन है? ए और बी। साथ में क्या करना है? जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लिखी है उनके पावर में क्या लिख देना है? उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है जी? 2। बी का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा इस तरीके से आप रेट लॉ लिख सकते हैं। गुल्डबर्ग और वेग ने क्या कहा कि आप रेट लॉ एक्सप्रेशन किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर में क्या कर दीजिए? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यही तो किया है मैंने। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कौन कौन है? ए और बी। इनकी पावर में क्या कर दिया मैंने? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को लगा दिया। इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो मैंने 2 लगा दिया। इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या जी? 1 है तो मैंने 1 लगा दिया। कुछ नहीं तो मतलब क्या है? 1 है। तो इस तरीके से आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। लेकिन जब मैंने बहुत सारी रिएक्शंस, जब क्या देखा गया, जब हमने बहुत सारे रिएक्शंस पे गुल्डबर्ग और वेग के अकॉर्डिंग ये लगाया तो ये क्या हो गया जी? ये फेल हो गया जी। तो दिस गुल्डबर्ग एंड वेग, दिस गुल्डबर्ग एंड वेग लॉ फेल्स इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन में फेल हो गया। ऑफ द रिएक्शन, ये बहुत सारी रिएक्शन में हम अप्लाई नहीं कर पाए जी इसके अकॉर्डिंग कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप क्या करो? गुल्डबर्ग ने कहा था कि आप क्या करो जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के सम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उनके पावर में कर दीजिए। गुल्डबर्ग और वेग ने ये कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दीजिए पावर में। बट ये जो था, ये लॉ इन्होंने जो दिया था वो फेल हो गया। ये कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमने बहुत सारी रिएक्शंस पे इसको अप्लाई किया तो ये क्या हो गया? ये फेल हो गया ये लॉ। तो फिर हमें क्या करना पड़ा? वापस एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। तो हमने क्या किया? हम वापस गए, हमने वापस एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा आपको। तो हम वापस गए, तो एक जनरल वे से अब देखेंगे कि हम जनरल वे से समझते कि किस तरीके से आप किसी भी जनरल वे से किसी भी रिएक्शन के लिए किस तरीके से आप रेट लॉ लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो रेट ऑफ, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो हमने देखा वो ए की कंसंट्रेशन पे एक्स की पावर पे डिपेंड कर रहा है जी। एक्सपेरिमेंट में हमने देखा जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के एक्स पावर पे डिपेंड कर रहा था। ये मैंने एक्सपेरिमेंट देखा। और क्या देखा? जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो कंसंट्रेशन ऑफ बी जो रिएक्टेंट है उसकी जो पावर वाई है उस पर डिपेंड कर रहा था। ये एक्सपेरिमेंट देखा गया। ये मैंने क्या देखा? जब मैंने प्रैक्टिकल किया, कंडक्ट किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा लैब में, तो मैंने ऐसा देखा जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो रिएक्टेंट था उसकी पावर एक्स पे डिपेंड कर रहा था, और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है रिएक्टेंट उसकी पावर वाई पे डिपेंड कर रहा था। मैंने क्या किया? इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो मैंने क्या लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे कर रहा था? ए की पावर एक्स पे और बी की पावर वाई पे। और इसी को हटा के मैंने क्या लिख दिया? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। यही कहेंगे। इसी इक्वेशन को मैंने क्या कहा था जी? रेट लॉ कहा था। इसी इक्वेशन को मैंने क्या कहा था? रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है जी। जहां के क्या था जी? ये के क्या था? ये बात हमारी हो चुकी है। रेट कांस्टेंट कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट एक ही है जी ये सारे। यह स्पेसिफिक रेट रिएक्शन ये सब के है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये क्या है जी? कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये क्या है जी? कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब ये एक्स क्या है जी? अब बात करते हैं एक्स की। वेयर एक्स। अब एक्स क्या है जी? एक्स क्या है जी? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन
order of the reaction with respect to A। और जो ये ऑर्डर है x है, जो ये ऑर्डर था जी, जब हमने रेट ऑफ द रिएक्शन देखा था, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x पे डिपेंड कर रहा था। तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। सेम ही इसके लिए भी अप्लाई होगा ये, कि जो ये x और y पॉजिटिव भी हो सकता है, और x है क्या जी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए का ही तो क्या है, ये ऑर्डर है। ठीक है जी, और ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। y क्या है जी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x और y को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, x प्लस वाई, मतलब इस ऑर्डर को, जो कंसंट्रेशन ऑफ A है और जो कंसंट्रेशन ऑफ B है, इन दोनों के ऑर्डर को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो n के बराबर आएगा। और n क्या है जी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, अब जो ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं दोनों, तो ये भी क्या होगा जी, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। तो यहां से मुझे ये समझ आया x और y क्या है जी, x जो है ऑर्डर है a का, रिस्पेक्ट में y क्या है, b की, जो y क्या है जी, ऑर्डर है b का, ऑर्डर है। ठीक है जी, और n क्या है जी, जब आप इन दोनों का एडिशन कर दोगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आएगा, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है जी, यहां तक समझ आया आपको। अब क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं। अब हमको ये पता चला है कि n क्या है, x और y क्या है, तो हमें इस टर्म में सारा पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। अब ये वाली इक्वेशन लेके चलते हैं जी। इस इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं जी। तो मेरे पास क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y, यही आएगा जी। ये मैंने यहां से लिख लिया। अब देखिए, मुझे किसका पता करना है, अब इसकी यूनिट का पता करना है जी। इसकी यूनिट का मुझे पता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है जी, मैंने पढ़ाया था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंसंट्रेशन किस में होती है, मोल पर लीटर, टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो मोल पर लीटर पर सेकंड जो है इसका यूनिट है। अब मुझे इसका यूनिट पता करना है, तो मेरा जो टॉपिक है वो क्या है जी, आगे यूनिट ऑफ के क्या है जी, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, जब मुझे इसका पता करना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ के किसमें जाएगा, डिवाइड में। तो मैं के किसके बराबर लिख सकता हूं जी, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, यही लिखूंगा जी। क्या किया, इन दोनों टर्म को यहाँ डिवाइड में ले आया तो के इसके बराबर बन गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, रेट ऑफ रिएक्शन आर कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ टाइम के साथ। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या था जी, मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट क्या था जी, सेकंड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर, और ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट पढ़ाया था रेट ऑफ रिएक्शन का। तो K इज इक्वल टू, मुझे तो इसका यूनिट पता करना है, मेरा फोकस इस पे रहेगा जिसका यूनिट निकालना है। तो यहां से इसका यूनिट क्या लिखूंगा जी, मोल लीटर सेकंड इनवर्स, ये इसका यूनिट है। इसका यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन किसमें होती है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर की पावर कितना आ जाएगा, x। ये भी क्या है जी, बी भी किसमें है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन किसमें होता है, मोल पर लीटर की पावर क्या आ जाएगा, y। ठीक है जी, इतना बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अब क्या करना है जी आपको, देखिए दोनों के बेसिस सेम है तो पावर क्या होती है जी, प्लस हो जाएगा। तो इनका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा जी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, और यहां से क्या लिखेंगे जी, मोल पर लीटर। क्योंकि दोनों के बेसिस सेम, अगर आप ये और ये देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई। और मैंने क्या बताया, x क्या है जी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है जी, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। n क्या था, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू n। n क्या है जी,
एन क्या था, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है जी। तो मैं x प्लस वाई की जगह n रख सकता हूं, तो k क्या आ जाएगा जी, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाई मोल लीटर। x प्लस वाई की जगह मैं क्या रख सकता हूं, n रख सकता हूं इन दोनों की जगह। अब क्या करना है, यहां से आप सिंपली क्या कर सकते हो, क्योंकि यहां पर पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा, तो ऊपर जाके पावर किस में जाएगी, माइनस में। तो मोल लीटर 1 माइनस एन, भाई यहाँ ये n प्लस में है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो 1 माइनस एन लिख सकते हैं। दोनों के बेसिस सेम है और डिवाइड में है तो पावर किस में आ जाएगी, नीचे डिनोमिनेटर वाली, न्यूमरेटर में जाके माइनस में आ जाएगी, तो 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये इज इक्वल टू, तो ये जो है ये यूनिट होता है, किसका होता है जी, ये यूनिट होता है जी रेट कांस्टेंट का। देखिए अब इसी को क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर यहाँ क्या है जी, मोल की पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर क्या जी 1 है, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, मोल 1 इंटू 1 की पावर माइनस एन है, और इसकी पावर भी तो है 1 माइनस एन, लेकिन ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, लीटर की पावर माइनस 1 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा जी 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, यही बनेगा। इसको सोल्व कर लीजिए, मोल, अब ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा 1 माइनस एन लीटर को। अब देखिए माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस एन क्या बन गया, प्लस एन, तो एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो जो ये है ये क्या बन गया जी, यूनिट बन गया जी रेट कांस्टेंट का। तो आपको एन क्या है जी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट का। तो मान के चलिए कि आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया है जी अब आपको, ठीक है जी। और आपको मान लीजिए मैंने ऑर्डर दे रखा है, आपको ऑर्डर का मतलब क्या है जी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है, एन है, और आपको किसका यूनिट बताना है, रेट कांस्टेंट का। मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो 0 आप इसमें रख के देख लीजिए कितना क्या बनेगा। आप इसमें भी रख के देख सकते हैं, इसमें भी रख के देख सकते हैं, इसमें रख के देख लेते हैं। अगर एन का वैल्यू 0 हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो एन का वैल्यू 0 मतलब मोल 1 माइनस 0 1 आएगा, तो पावर 1 रहेगा, लीटर 0 माइनस 1 लीटर माइनस 1 बन जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट किसका बन जाएगा जी, तो मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मोल पर लीटर पर सेकंड किसका यूनिट है जी, जीरो ऑर्डर का। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पे भी 1 रखोगे, यहाँ पर भी 1 रखोगे, तो क्या बन जाएगा जी सेकेंड इनवर्स, क्योंकि जब आप 1 रखोगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ पर भी 0 बन जाएगा। किसी भी चीज की पावर 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो ये पूरा 1 बन गया, 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो ये किसका यूनिट आ गया, फर्स्ट ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का आप बताओ जी क्या होगा, 2 रख, मोल माइनस 1, क्योंकि जब 1 में से माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1, लीटर 2 माइनस 1 आएगा पावर में, सेकेंड इनवर्स। तो जो ये है ये किसका यूनिट बन जाएगा जी, सेकेंड का। तो आप इस तरीके से किसी भी इक्वेशन का क्या कर सकते हैं, किसी भी अगर आपको ऑर्डर दिया है तो आप ये बता सकते हो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, मतलब यूनिट देख के आप क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। मतलब आपने यूनिट देखा और आप ये बता सकते हैं कौन सा ऑर्डर है जी, ठीक है। तो इसी पे ही न्यूमेरिकल लेके चलते हैं कि आपको यूनिट दिया होगा और आपको ऑर्डर बताना है जी। आपको यूनिट दिया और आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो इसी का ये क्वेश्चन कर लेते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ k इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -3 लीटर स्क्वायर मोल, ये दे रखा है। k का रेट, k मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो किस तरीके से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, देखिए किस तरीके से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। के दे रखा है, के का यूनिट ये दिया हुआ है, के का यूनिट क्या दिया हुआ जी, लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर सेकंड, ये दिया हुआ है यूनिट ये दिया हुआ और हमको पता है, और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -3, ये वैल्यू दिया हुआ और ये यूनिट दिया हुआ, और हमको पता है जो रेट कांस्टेंट है इसका यूनिट क्या होता है जी, मोल पर लीटर का पावर क्या है जी 1 माइनस एन, सेकेंड इनवर्स इसी की तो बराबर है। अब ये भी इसका यूनिट दे रखा है, ये गिवन है, ये क्या जी गिवन है, और ये हमने अभी देखा है कि ये इसका यूनिट होता है, अभी हमने ड्राइव किया था, ठीक है जी। तो देखिए अब दोनों बराबर ही कर सकते हैं, दोनों यूनिट को तो करेंगे तो क्या करेंगे जी, लीटर स्क्वायर मोल
लीटर स्क्वायर मोल सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू मोल लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, यही करेंगे जी। अब देखिए ये इस फॉर्म में, तो इसको भी इस फॉर्म में बना लीजिए, इस फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। अब देखिए मोल का पावर क्या है जी, 2 है जी। मोल का पावर यहाँ पे ये है जी आपका -2 है जी, सॉरी ये यहाँ पर आपका हाँ -2 था, तो ये -2 है। तो यहाँ पर -2 लगाओगे, इसका मतलब क्या, मोल की पावर -2 है, लीटर की पावर क्या है जी, अब यहाँ पर 1 है, ऊपर जाकर -1 आ जाएगा, -1 इंटू -2 +2, तो लीटर की पावर +2 ही है। सेकेंड इनवर्स ये लिख सकता हूँ इस फॉर्म में इसको। और यहाँ पर क्या है जी, वो मोल लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब दोनों तरफ कंपैरिजन कर लीजिए, इसका और इसका, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड, इधर से ये देखिए और ये देखिए, इन दोनों का कंपैरिजन करिए, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखिए जब बेसिस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, सेम होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, -2 इज इक्वल टू 1 माइनस एन। एन निकालना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ही तो निकालना है एन, तो एन इधर आएगा क्या बन जाएगा 1 इधर -2 इधर आ जाएगा +2, तो एन क्या आ गया जी 3। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया जी 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के ऑर्डर बता सकते हैं, या रिवर्स कर सकते हैं, ऑर्डर देख के रेट ऑफ कांस्टेंट का यूनिट बता सकते हैं जी। और इस पे न्यूमेरिकल हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसी तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आने वाली क्लासेस में जो है हम इसका कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन लेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।